मध्य प्रदेश में आज सिर्फ मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण नहीं हुआ, ऐसा समझिए कि मोदी विरोधियों पर ग्रहण लग गया। उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां मोदी विरोधियों के पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, यादव वोट बैंक। अखिलेश यादव जब भी चुनाव की बात करते हैं तो 3 शब्द का जिक्र जरूर करते हैं, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस पिछड़ा वोट बैंक में सबसे बड़ा हिस्सा यादवों का है, जो अब खिसकने लगा है और मोदी के साथ जुड़ने लगा है। मोहन यादव नरेंद्र मोदी के नए सेनापति हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने नए मंत्री बनाए हैं। आप मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का पूरा कास्ट कॉम्बिनेशन समझिए, आपको 2024 के चुनाव की पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। मैं सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर भय या पक्षपात और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मध्य प्रदेश में 2024 का पहला प्रयोग हो गया। यादव को कमान, ओबीसी, एससी और एसटी को सम्मान। एमपी की 29 सीट सोशल इंजीनियरिंग से मिलेगी जीत। मैं संपत्तियां हुई के सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मोहन यादव के शपथ लेने के 12 दिन बाद उनकी कैबिनेट का विस्तार हो गया। मैं भारत की संपूर्णता अखंडता नई टीम में नए चेहरों को मौका मिला है तो अनुभवी नेताओं को भी तरजीह दी गई है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। मोहन यादव की नई कैबिनेट में कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व सांसद राकेश सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर, विश्वास सारंग और तुलसी सिलावट समेत 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मोहन मंत्री परिषद में जो 28 लोग शामिल हुए हैं, उसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 6 विधायकों को स्वतंत्र प्रभार और 4 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया गया। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मोहन यादव 7 दिनों के भीतर 3 बार दिल्ली आए। जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ मंथन हुआ। 2024 में सभी 29 सीटों पर कैसे जीत मिले, उस पर चर्चा हुई और फिर जाकर मंत्रिमंडल फाइनल किया गया। मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उसमें 12 मंत्री ओबीसी, 6 मंत्री जनरल कैटेगरी से हैं, 6 मंत्री अनुसूचित जाति और 4 मंत्री अनुसूचित जनजाति से। सबके समन्वय से हमारी नई कैबिनेट का गठन हुआ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का ये हमारा पूरा मंत्रिमंडल बना है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार विकास के सभी कामों को लेकर आगे चलेगी। आज 28 मंत्री बने, 2 उप मुख्यमंत्री और मुझे मिला करके लगभग 31 का ये हमारा मंत्रिमंडल बना है। उम्मीद करेंगे जो बाकी जगह बची है उसको भी अन्य अवसर पर शीघ्र भरेंगे और विकास के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी प्रकार के, सभी जिलों का, सभी क्षेत्र का, सभी अंचल का, पूरे मध्य प्रदेश का एक तरह से सबका समावेश करने का प्रयास किया था। मोहन यादव के कैबिनेट विस्तार को समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि बीजेपी ने कितनी तैयारी के साथ 2024 में सभी 29 सीट जीतने का प्लान सेट कर दिया। जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनमें 12 ओबीसी हैं, जिनकी मध्य प्रदेश में आबादी करीब 43% है। 6 दलित समाज से मंत्री बने हैं, जिनकी संख्या 21.5% है। ऐसे ही 4 मंत्री एसटी से हैं, जिनकी मध्य प्रदेश में 14% आबादी है और 6 स्वर्ण जातियों से मंत्री बने हैं, जिनकी आबादी मध्य प्रदेश में 21.5% है। यानी मोहन मंत्रिमंडल में प्रदेश की 100% आबादी कवर हो गई है। मंत्रिमंडल पूरी तरह संतुलित है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है गुड गवर्नेंस डे पर जो सरकार आज पूर्णता के साथ आकार ले रही है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के अगुवाई में
अपने सभी साथियों के साथ मध्य प्रदेश को सुशासन देगी। मोदी सरकार का रोड मैप है हमारे सामने, गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की जिंदगी हमसे बेहतर हो, किसान को उसकी कीमत भी मिले और उसका सम्मान भी मिले, तो रोड मैप हमारे पास है। संभावनाएं, हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वो हम मध्य में है, संसाधन हमारे पास है, तो संभावनाएं भी अमूल्य हैं। हम देश के सभी राज्यों के नंबर 1 पर जाकर मध्य प्रदेश को ले जा सकते हैं, ये सामर्थ्य मध्य प्रदेश में है। आज की टीम इसी लक्ष्य को साथ में लेकर पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। बीजेपी सफलता के जिस शिखर पर, उसमें सबसे बड़ा रोल उसके एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स का भी है। बीजेपी परंपराओं को तोड़ रही है, नए और बड़े फैसले ले रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसका सैंपल है। पार्टी ने आखिरी कतार में बैठे मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी, तो बीजेपी के साथ साथ विपक्षी नेता भी हैरान रह गए। लेकिन मोदी ने यह फैसला ऐसे नहीं लिया। बीजेपी ने 2024 में 400 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया है और मोदी जानते हैं कि यह टारगेट कैसे पूरा किया जा सकता है। मोदी ने 3 राज्यों में नई लीडरशिप तैयार की, तो हिंदी बेल्ट में मजबूत सियासी ताकत रखने वाले यादवों को भी मैसेज दे दिया कि अगर वो बीजेपी के साथ आएंगे तो पार्टी भी उन्हें हिस्सेदारी देगी। मोहन यादव उत्तर भारत के एकमात्र यादव मुख्यमंत्री हैं। उनके सीएम बनने से बीजेपी को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में फायदा मिलेगा। दरअसल ओबीसी वोटरों में बीजेपी की बड़ी हिस्सेदारी, लेकिन यादव वोट अभी भी बीजेपी से दूर है। मध्य प्रदेश में करीब 43% ओबीसी वोटर हैं, जिसमें यादवों की हिस्सेदारी 12 से 14% है। वहीं उत्तर प्रदेश में 54% ओबीसी वोटर हैं, तो यादव 10% है। तो बिहार में 63.13% ओबीसी मतदाताओं में 14.26% यादव हैं। जबकि हरियाणा की बात करें तो यहाँ 28.3% ओबीसी और 10% यादव वोटर हैं। बीजेपी ने मोहन यादव को एमपी का कप्तान बनाकर 2024 में अखिलेश यादव और लालू यादव के वोटरों में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली। दरअसल यूपी और बिहार में लोकसभा की 120 सीटें हैं। बीजेपी 303 तक पहुंची, तो इन्हीं 2 राज्यों का सबसे बड़ा योगदान था। यूपी में बीजेपी और अपना दल ने मिलकर चुनाव लड़ा और 64 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं बिहार में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी एक साथ थी। इस गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें हासिल की। कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली, तो यादव और मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाली आरजेडी का खाता तक नहीं खुला। यानी सिर्फ 2 राज्यों में ही बीजेपी ने अकेले 79 और सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर 120 में से 103 सीटें जीत ली। लेकिन 2019 के मुकाबले सियासत बदल गई। नीतीश कुमार विपक्षी खेमे में खड़े। बीजेपी की विरोधी पार्टियां इंडी गठबंधन में है। ये कोशिश की जा रही कि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक ही पार्टी मुकाबले में उतरे। ऐसे में मोदी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली। पार्टी ने 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य बनाया है और ये तभी होगा जब बीजेपी के कोर वोटर्स में दूसरे नए मतदाता जुड़ेंगे और जो अभी तक बीजेपी को वोट नहीं करते। मोदी के मिशन 400 को पूरा करने में यादव सबसे बड़ा रोल निभा सकते हैं। यूपी में करीब 10% यादव वोटर हैं जो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े। इसके बावजूद 2019 के चुनाव में बीएसपी से गठबंधन करने के बावजूद एसपी महज 5 सीटें ही जीत पाई। समाजवादी पार्टी कन्नौज, बदायूं, इटावा, फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद जैसी यादव बहुल सीटें हार गई। इनमें 3 सीटें तो ऐसी थी जहां खुद अखिलेश यादव के परिवार के ही प्रत्याशी थे। वहीं आजमगढ़ में हुए उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। यादव वोटों में बिना सेंधमारी के बीजेपी के लिए आजमगढ़ की सीट जीतना आसान नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 23% यादवों ने यूपी में बीजेपी के लिए वोट किया था, जबकि एसपी गठबंधन को 60% यादवों का साथ मिला था। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए समर्थन घटकर 12% और एसपी के लिए बढ़कर 83% हो गया। यानी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यादव वोटर अलग अलग ट्रेंड पर वोटिंग कर रहे हैं। बीजेपी इस बार इसी का फायदा उठाना चाहती है। यूपी के 20 जिले ऐसे हैं जहां यादवों की आबादी लगभग 25 से 35% तक है, जिसमें आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर
बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, फैजाबाद, बदायूं, मैनपुरी, एटा, इटावा और फर्रुखाबाद समेत कुछ दूसरे जिले में यादवों का दबदबा है। पूर्वी यूपी और ब्रिज इलाके में तो यादव वोटर ही हार जीत तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बीजेपी तेजी से यादव लीडरशिप को आगे करने में जुटी है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो भूपेंद्र यादव को पार्टी का महासचिव बनाया गया है। वो गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। यूपी में भी सरकार, संगठन, सदन तक यादवों की भागीदारी बढ़ी है। हरनाथ सिंह यादव और संगीता यादव को राज्यसभा भेजा गया है, तो सुभाष यदुवंश एमएलसी बनाए गए हैं। खुद सीएम योगी यादव वोट बैंक को अपनी तरफ लाने में जुटे हैं। योगी लगातार ब्रिज इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उधर बिहार की पूरी सियासत ही यादवों के आसपास चलती है। बिहार में जातिगत सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 14.26% यादव हैं। बिहार के यादव अभी तक लालू प्रसाद यादव के साथ मजबूती से खड़े, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे उसमें भी सेंध लगा रही। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन मधेपुरा, सिवान और गोपालगंज की सीटों पर यादव वोटर 50% से अधिक। 2024 के लोकसभा चुनाव में यादव प्रभाव वाली सीटों पर मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच होगा। मधेपुरा, सिवान, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर, पटना साहिब, गया, पूर्णिया और अररिया सीटों पर चुनाव परिणाम यादव मतदाताओं के रुख पर ही निर्भर करेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी यादवों के बीच पैठ बनाने में कामयाब रही थी। यहां तक कि यादव बहुल मानी जाने वाली पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से लालू यादव समेत उनका परिवार लगातार 3 चुनाव हार चुका है। विधानसभा चुनाव में भले ही आरजेडी को बड़ी जीत मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में यादव वोटरों ने बीजेपी को भी वोट किया। 2019 लोकसभा चुनाव में 27% यादवों ने एनडीए गठबंधन को वोट किया था, जबकि महागठबंधन को 56% यादवों का समर्थन मिला था। विधानसभा और लोकसभा में वोटरों के अलग अलग मिजाज ने बीजेपी की उम्मीदों को मजबूत किया है। बिहार में बीजेपी के 5 यादव लोकसभा पहुंचे हैं, जिसमें नित्यानंद राय को मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। बीजेपी इसकी तैयारी 2013 से ही कर रही है। तभी से यादव चेहरे को नेता प्रतिपक्ष बनाने से लेकर सरकार संगठन तक भागीदारी बढ़ाएगी। लालू के खास रामकृपाल यादव जैसे चेहरे साथ लाए गए। अब बीजेपी के पास मोहन यादव के रूप में यादव मुख्यमंत्री है, जो यूपी और बिहार जैसे राज्यों में प्रचार कर यादव वोटरों को बीजेपी की तरफ ला सकता है। जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। उधर शिवसेना यूटीवी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जय यादव और जय माधव का नारा लगा रहे हैं। बीजेपी को हटाने के लिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल अयोध्या में भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी को पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद हिंदू जनमानस किसके पाले में खड़ा होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। अयोध्या के बाद अब बारी मथुरा की है। 11 जनवरी को शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने का फैसला आ सकता है। उद्धव ठाकरे का सियासी आधार हिंदू वोटर है, लेकिन बीजेपी उनके आधार को ही छीन ली है। यही वजह है कि अब उद्धव रामलला के बहाने बीजेपी पर सियासी फायदा उठाने का आरोप लगा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। मध्य प्रदेश में कहा गया, हमारे केंद्र के गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम आपको रामलला का जो दर्शन है वो फ्री में करवा देंगे। क्या रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, रामलला आपकी प्रॉपर्टी है? अरे कितने साल हो गए, सालों से चलते आ रहे हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आप तो अभी अभी आए हो और आपको अभी ऐसे लगने लगा कि जय श्री राम या जय बजरंगबली की जय बोलेंगे तो सारे हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे। दरअसल बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती और लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। पार्टी हर चुनाव में अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रही। उसके पीछे हर बार नए वोटरों को जोड़ने की कारगर रणनीति है।
बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हिंदी हार्टलैंड। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां बड़ी कामयाबी हासिल हुई। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में लोकसभा की 225 सीटें। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर 177 सीटें हासिल करने में कामयाब रही, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी को 6, अपना दल को 2 और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली। यानी हिंदी बेल्ट में 39 सीटें ऐसी जहां बीजेपी इस बार जीत हासिल करना चाहती। मोदी और शाह कार्यकर्ताओं को ऐसे ही नहीं 51% वोट हासिल करने का टास्क दे रहे हैं। 2019 में इसका सैंपल दिख चुका है। 2019 में 12 राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल की। 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। मोदी लहर ऐसी चली कि 18 राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत लाभार्थी वोट बैंक। पार्टी सामाजिक समीकरण को भी दुरुस्त करती रही। हर चुनाव में कुछ वोट छिटकते हैं, उनकी भरपाई नए वोट बैंक से हो जाती है और इस बार बीजेपी से ज्यादा वोटरों से पूरा करना चाहती है।